Good morning to all my dear students. In the last class, we have discussed about molarity of mixture, and then we have also covered one topic, that is normality. And the problems on normality I have not taken in the last class. So in this class, I will be taken some problems related with normality. तो अगर एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं थोड़ा सा, बस 2 मिनट में देख लेते हैं। मोलारिटी ऑफ मिक्सचर हमने देखा था, और मोलारिटी ऑफ मिक्सचर में मैंने बताया था कि मिक्सचर की मोलारिटी की खास बात क्या होती है कि वो केवल उस जगह पे एप्लीकेबल होगा जहां पे दोनों सब्सटेंस सेम होने चाहिए, या तो उन दोनों में कम से कम कोई एक कॉमन आयन होना चाहिए। जैसे NaCl MgCl2 OH OH कॉमन आयन हो गया, ये दोनों सब्सटेंस सेम है। एसिड एसिड, ये एसिड और बेस है तो इसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। एसिड बेस के केस में एक रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन हो जाएगा तो वहां पे पहले लिमिटिंग रिएजेंट भी देखना पड़ सकता है हमें, है ना। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगा के वगैरह सॉल्व करना पड़ता है। पर ये सिंपल तरीका ये है कि आपको मोलरिटी ऑफ मिक्सचर कभी पूछे तो इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, है ना, और रिएक्ट नहीं करने चाहिए। क्वेश्चन हमने फॉर्मूला इस पे डिराइव कराया था, फॉर्मूला आया था जितने भी सॉल्यूशन है उन सबका M1 B1 प्लस M2 B2 प्लस M3 B3 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 प्लस V3, दैट इज द रिजल्टेंट मोलरिटी। फिर इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स देखे थे हमने, है ना, कि मिक्स किया है दो सॉल्यूशन को, तो बताइए कि उसकी मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा। तो चूंकि यहाँ पे HCl था तो हमने अलग अलग आयंस का वगैरह निकाला था, आई थिंक आपको क्लियर हो गया था पूरा। और ये भी हमने इसमें निकाला था कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयन, NaCl और MgCl2 को मिक्स किया था। तो अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाला था, NaCl में तो क्लोराइड आयन का जब देखो Na प्लस का निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो यहीं से निकल जाएगा। मैग्नीशियम प्लस 2 का निकालोगे तो यहां से निकल जाएगा केवल, लेकिन जब क्लोराइड आयन को निकालोगे आप तो यहां से भी मिलेगा क्लोराइड आयन और यहां से भी मिलेगा, तो दोनों से क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो NaCl का कंसंट्रेशन होगा वही क्लोराइड आयन का मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो MgCl2 का कंसंट्रेशन होगा उसका डबल मिलेगा क्लोराइड आयन का, क्योंकि MgCl2 2 क्लोराइड आयन देने वाला है। तो कोएफिशिएंट मैंने बोला था, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में बस यही चीज ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं करना होता। एक बड़ा सा प्रॉब्लम भी हमने लिया था, इसमें भी आपको क्लोराइड आयन जब पूछा था तो तीनों से आने वाला था। तो इसमें तो एक ही मिलेगा, जितना NaCl का वही क्लोराइड आयन का होगा। इसमें जितना MgCl2 का होगा उसका डबल क्लोराइड आयन का होगा, और AlCl3 में जितना AlCl3 का कंसंट्रेशन होगा उसका ट्रिपल क्लोराइड आयन का होगा। और इसके ऊपर भी हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। एक कोएफिशिएंट मैंने बोले थे ध्यान रख के करना पड़ता है कॉमन आयन का। इंडिविजुअल आयंस का निकालना है तो केवल उसी से आएगा वो, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और नीचे वॉल्यूम तो हमेशा टोटल लेना था आपको, तो ये कर लिया था हमने, ठीक है। और ये मैंने किया था कि अगर 1 लीटर सॉल्यूशन को इसके अंदर ऐड और कर दिया जाए वाटर को तो क्या होने वाला है। तो बेसिकली ये डाइल्यूशन हो जाएगा, और डाइल्यूशन होगा तो नीचे वॉल्यूम बढ़ जाएगा लेकिन कंसंट्रेशन ऊपर मोल्स में कोई चेंज नहीं होगा, तो कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। और फिर ये भी एक क्वेश्चन ले लिया था, तो आपको आई होप क्लियर है। रिवाइज कर लो एक बार, क्वेश्चंस को देख लो। फिर हमने नॉर्मेलिटी टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था, और नॉर्मेलिटी में मैंने बताया था नॉर्मेलिटी क्या होती है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। और डिफाइन कैसे होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऊपर लेते हैं और नीचे क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें, लीटर में। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकाला जाता है, जैसे मोल्स निकालते हो तो क्या करते हो, मास अपॉन मोलर मास। तो इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका क्या है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना। तो ये सब मैंने डिराइव करवाया था। फाइनली मैंने कहा था आपको, फाइनल ये ध्यान रखो कि कभी भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना है तो किससे निकाला करो, मोल्स इनटू N फैक्टर, ठीक है। और हमको तो फाइनली क्या निकालना है, किसी क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करना है कि नॉर्मेलिटी क्या होगी। तो नॉर्मेलिटी का मेन फाइनल फॉर्मूला ये आता है, मोलरिटी इंटू N फैक्टर। और इसी फॉर्मूले से हम लोग मोलरिटी किसी भी सॉल्यूशन की कैलकुलेट करेंगे। तो केवल एक फॉर्मूला ध्यान रखें, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू N फैक्टर। अब N फैक्टर कैसे होता है, एसिड बेस सॉल्ट और रेडॉक्स के लिए। एसिड के लिए तो जितना H प्लस रिप्लेस होगा किसी रिएक्शन में, या जो उसकी बेसिसिटी होती है। बेसेज के लिए एसिडिटी, या जितना OH माइनस रिप्लेस होगा। और सॉल्ट के लिए तो या तो टोटल कैटायनिक चार्ज निकाल लो या टोटल एनायनिक चार्ज। और रेडॉक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना एक्सचेंज होता है। और ये मैंने समझा दिया था। एसिड का ध्यान रखना, जैसे HCl है तो इसका 1, H2SO4 में इसको कितने H देने वाला है, 2, और H3PO4 का 3। मतलब बेसिकली 1 2 3 3 हो सकते हैं इसके भी 1 और 2 हो सकते हैं। लेकिन अगर रिएक्शन नहीं गिवन है तो हमेशा जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना उसको लेकर चला जाता है। तो H3PO4 का कितना लेकर चलेंगे, 3। बेसेज में भी ऐसे ही समझाया था मैंने। आज इसके ऊपर कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जैसे प्रॉब्लम दे रहा हमें, फर्स्ट प्रॉब्लम में लेता हूं यहाँ पे, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन।
कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। पहला दे रहा है हमें 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 ml सॉल्यूशन, पहला। और दूसरा हमें दे रहा है 7.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन 100 ml सॉल्यूशन। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो निकालना क्या, हमको नॉर्मेलिटी निकालना इन दोनों सॉल्यूशंस के अंदर। 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 ml, 7.4 ग्राम ऑफ दिस इन 100 ml। तो नॉर्मेलिटी का मैंने बताया था, सीधा ये फॉर्मूला ध्यान रखो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है हमेशा, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो बेसिकली हम लोग एन फैक्टर, मोलरिटी तो आप निकाल ही लोगे, ये फाइनल फॉर्मूला अगर कल का ध्यान हो तो ये बताया था मैंने, याद रखना है। नॉर्मेलिटी निकल के क्या आती है, मोलरिटी इंटू इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम होता है, और इक्विवेलेंट अभी निकाला था हमने पीछे, मोल्स इंटू एन फैक्टर होता था, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो मोलरिटी निकालना हमने पीछे सीख लिया था, और बस उसमें क्या करना है, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाया करेगा, नॉर्मेलिटी। तो पहले निकालते हैं मोलरिटी। तो मोलरिटी तो निकाल सकते हो ना, देखो मोलरिटी कैसे निकालोगे, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू एन फैक्टर, ये है आगे अपने पास। तो देखो मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे, मोल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना दिया है 4.9, ये हो गया मास, डिवाइडेड बाई मोलर मास H2SO4 का कितना आता है, मोलर मास ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, 98 हो जाएगा, है ना, 2 32 और ये 64, तो मोलर मास हो गया 98। तो मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाई क्या, वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम कितना है, 250 ml है, लीटर में करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से। देखो ये मोलरिटी निकल गई, पहले ऊपर ले लिया मोल्स, नीचे क्या ले लिया हमने, वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। देखो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, तो चूंकि H2SO4 क्या है, एक तरीके का डाइबेसिक एसिड है, तो डाइबेसिक अगर होता है तो इसका एन फैक्टर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन मैंने बताया था चूंकि रिएक्शन नहीं गिवन है तो हमेशा कौन सी वैल्यू लेकर चलनी होती है, मैक्सिमम वाली। तो हम लोग कितना इसका एन फैक्टर मान के चलेंगे, 2। जितना वो H प्लस छोड़ सकता है उतना हम लोग लेके चलेंगे। एन फैक्टर कितना हो गया, 2। तो 4.9 बाई 198 करोगे तो कितना आएगा, 1/20 टाइम्स है ये इसका, और ये 250 होगा कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स इंटू 2। और यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 20। तो ये हो जाएगा 8/20, मतलब कितना 2/5, और 2/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.4, और इसका यूनिट क्या लिखोगे, n, 0.4n, और पढ़ोगे क्या, 0.4 नॉर्मल। जैसे मोलरिटी को मोलर पढ़ते हो ना, 0.4 मोलर, तो यहाँ पे चूंकि नॉर्मेलिटी है तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, 0.4 नॉर्मल। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग 0.4 नॉर्मल। समझे क्या बात को, चलो देखो ये पहला सवाल इस तरीके से करना था। सेकंड पार्ट करो क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट क्या दिया था, 7.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलरिटी निकालना हमने सीख ही लिया था, बस उसको क्या करना पड़ेगा, एन फैक्टर से अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोलरिटी निकाल सकते हो क्या, मास पता है, मास अपॉन क्या ले लेंगे, मोलर मास। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना होगा, कैल्शियम का होता है 40, और ये ऑक्सीजन का 16, और एक कितना 17, 17 का डबल कितना हो जाएगा 34, 34 और 40 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये 74। तो मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाई क्या, वॉल्यूम इन लीटर। तो 100 ml दिया है तो क्या कर दूं, 100 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हो गया लीटर में। ये आ गया मोलरिटी, ये क्या निकाल लिया हमने, मोलरिटी। इस इंफॉर्मेशन से मोलरिटी निकाल ली, और इसको बस मल्टीप्लाई कर दो एन फैक्टर से। एन फैक्टर कितना होगा, तो देखो ये कितने हैं, 2 देने वाला है ना, 2H। रिएक्शन में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन रिएक्शन चूंकि नहीं गिवन है तो इसका एन फैक्टर हमेशा कितना लेके चलेंगे हम लोग, 2। जितनी वैल्यू आपको दिखाई दे, जितना H दिखाई दे वो एन फैक्टर होगा, जितना OH दिखाई देगा वो हमारे लिए एन फैक्टर हो जाएगा। और इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो देखो ये 1/10 हो जाएगा, और नीचे 100/1000 भी 1/10 हो जा रहा है ना, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 2, और क्या लिख दोगे n, इसको पढ़ोगे क्या 2 नॉर्मल। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 नॉर्मल।
तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ है नहीं करने को, है ना। नॉर्मेलिटी के सवाल निकालने हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन नॉर्मेलिटी का दिया है तो नॉर्मेलिटी को क्या लिखा करो हमेशा, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। सबसे पहले मोलरिटी निकालना हमने सीखा है, मोलरिटी निकाल लिया करो। एन फैक्टर जैसे एसिड देगा जितना एच रहेगा वो उसका एन फैक्टर हो जाता है, और बेस के केस में जितना OH दे सकता है वो उसका एन फैक्टर हो जाता है। इस चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में, हमको एसिड और बेस की जरूरत पड़ने वाली है, रेडॉक्स वाले क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे हमें। तो हमको बस ये ध्यान रखना है, एसिड का जितना H+ दे सकता है वो उसका एन फैक्टर बनेगा, और बेस के केस में जितना OH दे सकता है वो उसका एन फैक्टर बनेगा। तो नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन मेरे हिसाब से इसमें करने में कोई भी दिक्कत हमें नहीं है। चलो और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग ले लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट में लेता हूँ। हाँ तो चलो, जैसे हम लोगों के लिए सेमी नॉर्म, सेमी मोलर, मोलर ऐसे होता था ना, इसी तरीके से कुछ इसमें भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो यूज होते हैं, जिनको हमें ध्यान रखना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इम्पोर्टेंट टर्म्स जैसे क्या क्या लिखा हुआ आ सकता है, जैसे नॉर्मल लिखा हुआ मिल सकता है। नॉर्मल का सिंबल क्या लिखा मिलेगा, कैपिटल N। और नॉर्मल का मतलब हम क्या समझेंगे, नॉर्मल किसको बोलोगे, नॉर्मल का मतलब होगा 1 इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे 1 मोलर होता था, मोलर को कैपिटल M लिखते थे, तो उसका मतलब क्या होता था, 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से नॉर्मल वर्ड आए तो नॉर्मल का मतलब क्या होगा, 1 इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे इक्विवेलेंट हो जाता है मोल्स की जगह पे। इसी तरीके से हमें अगला सब वर्ड क्या मिल सकता है, सेमी नॉर्मल लिखा हुआ मिल सकता है। सेमी नॉर्मल का मतलब क्या होता है, N/2, और N/2 का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, हाफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सेमी मोलर के बाद, सेमी नॉर्मल के बाद हमको पेंटी नॉर्मल भी लिखा हुआ मिल सकता है। पेंटी नॉर्मल का मतलब क्या समझोगे, N/5, और N/5 का मतलब क्या हो गया, 1/5 मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पेंटी का मतलब होता था, डेसीमोलर का मतलब क्या होता था, ये सब मैंने पहले भी पढ़ाया ना, मोलरिटी में हमने पहले भी देखा था इसको। अब बस नॉर्मेलिटी में वो NN आ जाता है, नॉर्मेलिटी आ जाता है। तो N/10 का मतलब क्या होगा, 1/10 मोल्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स पहले जैसे मोलरिटी में पढ़ा था ना, मोलर मतलब 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर, वैसे नॉर्मेलिटी में क्या हो जाता है, मोलर की जगह पे इक्विवेलेंट आ जाता है। तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इन सब वर्ड का मतलब समझ गए। जैसे उसमें हम लोगों ने डाइल्यूशन फॉर्मूला यूज किया था ना, नॉर्मेलिटी के केस में भी डाइल्यूशन फॉर्मूला यूज हो जाता है। और नॉर्मेलिटी के केस में डाइल्यूशन फॉर्मूला, जैसे मोलरिटी के केस में क्या पढ़ा था हमने, M1V1 बराबर M2V2। तो यहाँ पे डाइल्यूशन फॉर्मूला हमारे लिए कल की क्लास में, परसों की क्लास में पढ़ाया था मैंने डाइल्यूशन फॉर्मूला। तो मोलरिटी के केस में क्या पढ़ा था हमने, M1V1 बराबर M2V2 मोलरिटी के केस में। तो यहाँ नॉर्मेलिटी के केस में क्या हो जाएगा, बस N1V1 बराबर N2V2, और कुछ नहीं करना है, ठीक ना। तो नॉर्मेलिटी के केस में N1V1 इज इक्वल टू N2V2 हो जाता है। और जैसे वहां पे हम लोगों ने कल की क्लास में निकाला था ना मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, यहाँ पे हमसे नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए क्या करना है, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, जैसे मोलरिटी ऑफ मिक्सचर का क्या फॉर्मूला हो रहा था, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अगर याद हो तो कल किया था हमने ये। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर क्या कहता है, M1V1 प्लस M2V2 प्लस आगे कोई और है तो डिवाइडेड बाई क्या हो रहा था, तो V1 प्लस V2 प्लस डैश डैश। तो यहाँ नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर में भी कुछ नहीं करना है, नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट मिक्सचर NR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 प्लस जितने भी सॉल्यूशन आ रहे हैं सबका, ठीक ना। ऊपर आ जाएगा इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम, ठीक ना। टोटल इक्विवेलेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम। जैसे उसमें मोलरिटी में क्या होता था, टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। मोलरिटी वाला कल का दिखाऊं अगर, मोलरिटी वाला कहाँ है पास, कल हमने किया था ना, जैसे ये कल हमने किया था मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निकाला था ना, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 V1 प्लस V2 प्लस V3। वैसे ही नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी का लिए केवल क्या हो जाएगा, ऊपर टोटल इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम। क्योंकि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलरिटी का फॉर्मूला होता था तो टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे टोटल मोल्स ना आके क्या आ जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम। और इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा ही क्या था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता था, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से
टोटल नॉर्मेलिटी निकालना है मिक्सचर का तो क्या हो जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा सिंपल सा। तो आई थिंक इसमें कुछ करना नहीं है, सेम उसी प्रोसेस पे चलना है, बाकी कुछ इसमें करना नहीं है। एक और क्वेश्चन में करा दूं, फिर हमारा नॉर्मेलिटी टॉपिक भी खत्म करता हूं मैं। जैसे एक क्वेश्चन में हम करते हैं सिंपल सा, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन मैं एक कर देता हूं। जैसे 0.3 मोलर H3PO4, 0.3 मोलर H3PO4 इज इक्वल टू, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ पे N लिखा है आपको, ठीक है। और एक और दे देता हूं, 30 इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 थ्राइस इज इक्वल टू, यहाँ ब्लैंक है और यहाँ लिखा है मोल्स। तो इन दोनों का आंसर बताना है क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है ना। तो देखो 0.3 मोलर H3PO4 से मतलब मोलरिटी को किस में कन्वर्ट करना है, नॉर्मेलिटी में, और यहाँ पे इक्विवेलेंट को किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में। तो मैंने केवल दो फॉर्मूले बताए थे जिनको आपको ध्यान रखना है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू बताया मैंने क्या होता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो एक तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, और दूसरा फॉर्मूला इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मैंने बताया था, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या बताया था, मोल्स इंटू एन फैक्टर। इक्विवेलेंट के लिए क्या बताया था मैंने, यही बस दो फॉर्मूले हैं, इसमें ध्यान रखना है आपको, ठीक ना। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर हो जाता है, ठीक है। और इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इंटू एन फैक्टर। कल हमने डेराइव किया था इस फॉर्मूले को, है ना, कल मैंने समझाया था, कल इस फॉर्मूले को हमने डेराइव किया था ना। नॉर्मेलिटी पहले बताया था, फिर मैंने डेराइव किया था इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो कल वाले लेक्चर से जाओ एक बार, और बस ये दो फॉर्मूले ध्यान रखो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, और इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या, मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो पहला वाला क्वेश्चन हो जाएगा, 0.03 मोलर H3PO4 को नॉर्मेलिटी में बताना है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो हमें मोलरिटी दिया है, क्या दिया हुआ है, एन फैक्टर कितना होगा H3PO4 का, तो एन फैक्टर मैक्सिमम एच कितना दे सकता है, 3 दे सकता है ना। तो क्या हो जाएगा 0.3 इंटू 3, मतलब ये कितना आ जाएगा 0.9 नॉर्मल हो जाएगा। मतलब 0.3 मोलर H3PO4 नॉर्मेलिटी में कितना लिखा जाएगा 0.9। और 30 इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 थ्राइस को मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो देखो इक्विवेलेंट दिया है और किस में जाना है, मोल्स में। तो इक्विवेलेंट को क्या करना पड़ेगा, एन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा, मोल्स पाना है ना इसका, 30 इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट दिया हुआ है, हमको मोल्स चाहिए, तो एन फैक्टर से क्या कर दो, डिवाइड। तो 30 इक्विवेलेंट हो गया, डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा उसका, एन फैक्टर। तो Al2SO4 थ्राइस का एन फैक्टर कितना होगा, कितना होगा, मैंने बताया था कल, सॉल्ट का कभी भी देखना है तो टोटल केटाइनिक चार्ज या टोटल एनायनिक चार्ज को देखो, या और एक और तरीका बताया था, बस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 और 3 कितने हो जाएंगे, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 6। या ऐसे भी तोड़ सकते थे, 2Al के ऊपर कितने का चार्ज आता, +3 का, तो टोटल केटाइनिक चार्ज कितना होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 का चार्ज, लेकिन एल्यूमिनियम के कितने एटम, 2, तो टोटल केटाइनिक चार्ज कितना होता है 6। तो या फिर इस तरीके से कर लिया करो, एल्यूमिनियम के 2 एटम, सल्फेट के 3, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से 6 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा 5 मोल्स, ठीक है ना। 5 मोल्स है इंटू एन फैक्टर 6 से मल्टीप्लाई करो तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 30। तो ये मैंने कंप्लीट करा दिया है। नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस के अगर ये टर्म लिखे हुए हैं तो समझ जाना है, डाइल्यूशन फॉर्मूला इस तरीके से लगाना है, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर ऐसे निकालना है, और नॉर्मेलिटी से मोलरिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, या इक्विवेलेंट से मोल्स में कैसे जाना है, ये मैंने समझा दिया आपको। तो नॉर्मेलिटी टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और एक छोटा सा बस और पढ़ा देता हूँ मैं, पार्ट्स पर मिलियन टॉपिक है ना। तो पार्ट्स पर मिलियन के क्वेश्चंस कम ही मिलते हैं हमें, पार्ट्स पर मिलियन के क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है, और ये छोटा सा 2 मिनट का चीज़ है, बस देख लो पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है ना, उसको भी पढ़ा के ख़त्म करता हूँ। एक कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास बचा था, कौन सा, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। और पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीएम। तो मैंने सोचा इसको भी खत्म ही कर देते हैं हम लोग, है ना। अगर हमने नॉर्मेलिटी सीख लिया तो हम लोग पीपीएम भी सीख ही लेते हैं, क्या चीज होती है। तो पीपीएम कुछ नहीं है, जैसे %W/W निकालते थे ना, %W/W में क्या होता था, ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट आता था, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन आता था, और ये वेट ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितने में बताता था, 100 ml में बताता था। ये कितने में, 100 ml बोल रहा हूँ, 100 ग्राम में बताता था, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो वेट बताता, ये 100 ग्राम में ना बता के किस में बताता है, 1 मिलियन में बताता है। तो उसको पार्ट्स पर मिलियन, फॉर्मूला यही रहता है, बस परसेंटेज की जगह पे क्या हो जाएगा, मिलियन आ जाएगा। तो लिख ही देता हूं मैं, डेफिनेशन देखो क्या है, इट इज ए स्पेशल कंसंट्रेशन यूनिट, it is a special concentration unit which is used
विच इज यूज्ड व्हेन, ये कब यूज किया जाता है, व्हेन सोल्यूट इज प्रेजेंट, व्हेन सोल्यूट इज प्रेजेंट इन नेग्लिजिबल, सोल्यूट इज प्रेजेंट इन नेग्लिजिबल अमाउंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है ना। देखो ये एक स्पेशल कंसंट्रेशन यूनिट है, इसको कब यूज करोगे, जब सोल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल हो। बेसिकली हार्डनेस ऑफ वाटर है ना, वाटर की हार्डनेस मेजर करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं, किसको, पार्ट्स पर मिलियन को। जनरली ये कम मिलेगा कंसंट्रेशन टर्म्स, ये बेसिकली हार्डनेस ऑफ वाटर बताने के काम आता है। पानी के अंदर जो है ना, आपको पता होगा मैग्नीशियम सल्फेट, इन सब के जो इम्प्योरिटी होते हैं ना, उनको किस तरीके से डिग्री ऑफ हार्डनेस कैसे मेजर की जाती है, वो पार्ट्स पर मिलियन में मेजर की जाती है। तो बस इसका देख लो, फॉर्मूला कुछ नहीं है, जैसे परसेंट W/W होता है वैसे ही ये भी है। और इसमें होता क्या, ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट होता है और नीचे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन आएगा, लेकिन ये पर मिलियन में आता है। तो नेग्लिजिबल अमाउंट इन द सॉल्यूशन, और डिफाइन कैसे करेंगे, एंड इट इज डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइंड होता है, डिफाइंड एज वेट ऑफ solute present, weight of solute present in per million, present in per million part by weight of solution, पर मिलियन पार्ट ऑफ वेट बाई सॉल्यूशन। तो जैसे परसेंट W/W जो होता है वो 100 में से बताता है हमें, परसेंट W/W 100 में से बताता है, उसी तरह से ये यूनिट 100 में ना बता के किस में बताता है, मिलियन में बताता है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे देखो अगर 10% 20% कहना हो तो परसेंट में बताना आसान है, लेकिन अगर मैंने बोला 0.002%, तो 0.002% कहना सही रहेगा कि 2 ppm कहना सही रहेगा, तो 2 ppm बोलना ज्यादा कन्वीनियंट है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस कर देते हैं। और पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या हो गया, डिफाइंड एज क्या बताया, वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट बाय सॉल्यूशन। तो ppm का फॉर्मूला जो होता है पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला हो जाता है, ऊपर आ जाता है वेट ऑफ सोल्यूट और नीचे क्या आ जाएगा आपका, वेट ऑफ सॉल्यूशन। और जैसे देखो परसेंट W/W का फॉर्मूला अगर याद करो पीछे से क्या था, परसेंट W/W ऊपर वाला क्या बताता था, वेट ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या आता था, वेट ऑफ सॉल्यूशन। और इसको किससे मल्टीप्लाई करते थे, 100 से। क्यों, क्योंकि ये परसेंट 100 में बताता था, तो पार्ट्स पर मिलियन 100 में ना बताता है, वो किस में बताता है, मिलियन में बताता है। तो ऊपर वही आएगा वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे आएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6 हो जाएगा। अगर परसेंट W/W में याद हो तो यहाँ 100 आता था, यहाँ पे केवल क्या आ जाएगा, 10⁻6। कभी कभी देखना पार्ट्स पर बिलियन भी लिखा हुआ आएगा, बिलियन PPB भी लिखा हुआ रहेगा, तो यहाँ 10⁻6 की जगह पे क्या हो जाएगा, वहां पे 10⁻9 हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये पार्ट्स पर मिलियन का हमारे लिए फॉर्मूला हो जाता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6। और अगर हमसे पूछ ले कि वेट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू किसके बराबर पढ़ा हमने, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। और चूंकि मैंने बताया कि सोल्यूट जो होता है ये कब यूज करेंगे, जब सोल्यूट बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में हो। तो सोल्यूट इतना कम होता है सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कि उसके मास को हम लोग क्या कर देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और इसको अगर नेग्लेक्ट कर दोगे तो जनरली ऐसे प्रॉब्लम्स में जो वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स किसके ले लिया जाता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट के। तो ये ध्यान रखना है। तो किसी किसी बुक में वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह वेट ऑफ सॉल्वेंट भी लिखा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें वेट ऑफ सोल्यूट क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, वेरी स्मॉल अमाउंट में डाला जाता है। तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ बताना नहीं है, बस ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। क्या फॉर्मूला होता है, जैसे परसेंट W/W वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 होता है, ppm में वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6 हो जाता है बस। ठीक है ना। और PP भी रहता पार्ट्स पर बिलियन तो 10⁻9 हो जाता। बाकी कुछ इसमें करना नहीं है। प्रॉब्लम सेम वही रहेंगे जैसे प्रॉब्लम हम लोग परसेंट W/W के करते थे। तो यहाँ पे हमारा ये कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे कंप्लीट होते हैं। अब दो और कंसंट्रेशन टर्म स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स है, उनको भी मैं बता देता हूँ। एक होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 एंड सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म इज द परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। तो उसको भी मैं कवर करता हूँ अगले पार्ट में। ठीक है। तो दो और कंसंट्रेशन टर्म्स हमें पढ़ने हैं, तो उनको मैं डाल देता हूँ। स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स, स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स। तो दो स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स हमें देखना है।
छोटे छोटे हैं, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है ये, है ना। नाम इसके थोड़े बड़े दिखाई देते हैं पर काम इनका छोटा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। जैसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, दैट इज द फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म। सबसे पहला ये देखना है। और सेकंड कंसंट्रेशन टर्म हमें देखना है परसेंट लेवलिंग ऑफ ओलियम। एक कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, परसेंट लेवलिंग ऑफ ओलियम, जिसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम भी बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। ये जो दोनों कंसंट्रेशन टर्म है ना, ये स्पेसिफिक है। जैसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमेशा किसके लिए यूज होगा, H2O2 के लिए, और परसेंट लेवलिंग हमेशा, परसेंटेज लेवलिंग किसके लिए हमेशा यूज होगा, ओलियम के लिए यूज होगा, ठीक है ना। तो इनमें से हम लोग पहला डिस्कस करता हूं मैं आज। देखिए फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। क्या मीनिंग होता है, क्या होता है ये चीज, पहले इसको समझते हैं। तो जैसे आप लेबोरेटरी में जाएंगे ना, तो वहां पे देखो अलग अलग सॉल्यूशन के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना के रखे रहते हैं। जैसे अगर मान लो HCl के सॉल्यूशन की बोतल को देखोगे ना, तो HCl सॉल्यूशन के बोतल पे ऐसे लिखा हुआ रहेगा 5m 10m, कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे ये 5 मोलर का HCl स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, 10m लिखा है, मतलब क्या है, 10 मोलर का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। इसी तरीके से जब हम लोग H2O2 की बोतल को देखते हैं ना लेबोरेटरी में, तो जो H2O2 के बोतल पे आप देखोगे तो उसके ऊपर जैसे 10V लिखा हुआ मिल सकता है या 20V लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो ये जैसे मोलर होता है ना, 10m का मतलब 10 मोलर, तो 10V का मतलब होता है 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये केवल स्पेशली किसके लिए यूज होता है, H2O2 के लिए। कौन से बोतल के लिए यूज होगा, H2O2 के लिए ही वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमारा यूज होता है। क्या मतलब होता है 10V लिखने का या 20V लिखने का। 10V का मतलब है 10 वॉल्यूम स्ट्रेंथ है H2O2 का। 20V का मतलब क्या है, 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ है H2O2 का। तो ये कंसंट्रेशन टर्म एक तरीके का स्पेशल कंसंट्रेशन है, जो स्पेशली केवल किसके लिए यूज किया जाएगा, H2O2 के लिए लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब क्या मीनिंग होता है ये 10V और 20V का, तो मीनिंग को समझते हो जरा सा, है ना, मीनिंग को समझते हैं क्या होता है। तो पहले देखो H2O2 की अगर मैं बात करूं, तो H2O2 का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है ना, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल। और ये तुरंत डिसप्रोपोर्शनेट कर जाता है, और डिसप्रोपोर्शनेट करके क्या बनाता है, ये 2H2O लिक्विड प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। तो जो H2O2 का सॉल्यूशन है ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। अब क्या मतलब है इसका, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 से क्या समझते हैं हम, पहले इसको समझ लेते हैं जरा सा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब होता है 1 लीटर H2O2 का सॉल्यूशन से कितना लेना है, 1 लीटर। 1 लीटर H2O2 के सॉल्यूशन से ऑक्सीजन गैस का कितना वॉल्यूम बनता है, किसके ऊपर, एसटीपी के ऊपर। 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से ऑक्सीजन गैस का एसटीपी पर कितना लीटर वॉल्यूम प्रोड्यूस होता है, उसी को उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 का बोल दिया जाता है। फिर से मैं बता रहा हूं, H2O2 के 1 लीटर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का एसटीपी या एनटीपी पर प्रोड्यूस होता है, उसी को H2O2 का क्या बोला जाता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अगर 1 लीटर में इसको लोगे तो ये इसका भी वॉल्यूम लीटर में देखोगे, अगर इसका 1 ml लोगे तो इसका भी वॉल्यूम किस में देखोगे, ml में देखोगे। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, है ना, फिर उसके बाद और मैं समझाता हूं क्या हो रहा है ये। तो इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल V। ये किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल V से। एंड डिफाइंड एज वॉल्यूम इन लीटर ऑफ O2 गैस produced at STP, volume in liter of O2 gas produced at STP by decomposition of all H2O2 present in 1 liter of solution according to chemical equation। कौन सा केमिकल इक्वेशन, ये 2H2O2 एक्वस गिव्स 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस। समझे क्या, ये डेफिनेशन समझो जरा सा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब क्या होता है, किससे डिनोट किया जाता है इसको, कैपिटल V से। जैसे मोलरिटी को कैपिटल M से दिखाते हैं ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को किससे दिखाया जाता है, कैपिटल V से डिनोट करेंगे। और डिफाइन कैसे होता है, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस
produced at STP by decomposition of all H2O2 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। H2O2 का कितना लेना है, 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है, और वॉल्यूम इन लीटर किसका देखना है, ऑक्सीजन का, और किस पे देखना है, एसटीपी पे। मतलब 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से कितने लीटर ऑक्सीजन गैस एसटीपी पे प्रोड्यूस होता है, उसी को क्या बोला जाता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पर यूनिट होता है। पर यूनिट ध्यान रखना, अगर मैंने लीटर में डिफाइन किया है तो लीटर में, अगर कोई ml में चाहे तो ये भी कह सकता था, वॉल्यूम इन ml ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस एट एसटीपी बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑल H2O2 प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में लोगे तो इसका भी कितना लेना है, 1 लीटर। अगर आप ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम ml में मेजर करना चाहते हो तो H2O2 का भी वॉल्यूम किस में लेना पड़ेगा, ml में। तो ये ध्यान रखना, मतलब पर लीटर, पर यूनिट, बेसिकली पर लीटर कितना प्रोड्यूस होगा या पर ml कितना प्रोड्यूस होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मैंने y मोल H2 का लिया है, y ml ऑफ H2, y ml ऑफ H2O2 प्रोड्यूस्ड x ml ऑफ ऑक्सीजन, y ml, समझो क्या कह रहा हूं मैं, यहां लिख देता हूं। अगर मैंने कहा कि इफ y ml ऑफ H2O2 प्रोड्यूस्ड x ml ऑफ O2 एट STP, ठीक है ना। अगर मैंने बोला y ml ऑफ H2O2 प्रोड्यूस्ड x ml ऑफ O2 एट STP, तो मैं पूछ रहा हूं देन वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताओ क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो क्या बोलोगे बताओ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब होता है पर ml में डिफाइंड है। जैसे 1 लीटर के लिए अगर लीटर में लिया, इसका वॉल्यूम लीटर में लिया तो ये भी लीटर में, ये ml में लोगे तो ये भी ml में। तो अगर y ml x ml प्रोड्यूस करता है तो 1 ml H2O2 का कितना प्रोड्यूस करेगा, x बाई y ml। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मीनिंग क्या समझ रहे हो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब है H2O2 के, ध्यान से समझना है, समझ में कम आता है इसलिए मैं बार बार फोकस करा रहा हूं। H2O2 के 1 लीटर से कितना लीटर O2 STP पे प्रोड्यूस होता है, या H2O2 के 1 ml से कितना ml O2 प्रोड्यूस होता है STP पे, उसी को क्या बोला जाता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बोला जाता है। ये समझ गए हम लोग इस बात को। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं, है ना, क्या हम लोग बोल सकते हैं, इफ ए सैंपल ऑफ H2O2, इफ a sample of H2O2 is labeled as X volume, is labeled as X volume। क्या लेवल किया गया उसके ऊपर, X वॉल्यूम। तो इसका मतलब अब क्या समझोगे, इट मीन्स अगर किसी H2O2 के बोतल पे X वॉल्यूम लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या समझोगे, इट मीन्स दैट one volume of H2O2 solution, 1 volume of H2O2 solution gives X volume of O2 gas at STP on complete dissociation, समझेंगे बात को। देखो अगर किसी H2O2 के सैंपल पे लिखा गया है X वॉल्यूम लिखा हुआ है, X वॉल्यूम मतलब मान लो 10 वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन गिव्स 10 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। मतलब अगर मान लो किसी बोतल पे 10 भी लिखा है, इसका मतलब क्या समझोगे कि अगर इसका 1 लीटर लिया गया होगा तो यहाँ पे 10 लीटर बनने वाला है, और अगर 1 ml लिया गया होगा तो इसका 10 ml बनने वाला है, और अगर 10 लीटर ले लिया जाएगा तो इसका 100 बनने वाला है, क्योंकि वो 10 भी लिखा है, मतलब क्या होगा, हमेशा 10 टाइम्स में बनने वाला है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूं क्या कहना चाहता हूं मैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब होता है H2O2 के पर लीटर सॉल्यूशन से। देखो इसीलिए यहाँ पे इस बार मैंने सॉल्यूशन नहीं लिखा, बस लिखा है X वॉल्यूम, तो 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2, है ना। ये वॉल्यूम में जो होगा ml में भी हो सकता है, 1 ml भी हो सकता है, 1 लीटर भी हो सकता है। तो मतलब बस यही है कि H2O2 के 1 ml से कितना ऑक्सीजन, कितने ml प्रोड्यूस होता है STP पे, या H2O2 के 1 लीटर से कितने लीटर ऑक्सीजन STP पे प्रोड्यूस होता है, उसी को उसका क्या बोला जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोला जाएगा। V से डिनोट करेंगे इसे, ठीक है। और डेफिनेशन मेरे हिसाब से समझा दिया है मैंने, क्या मतलब होता है इसका, ठीक है, किस तरीके से करना है। तो किसी सैंपल के ऊपर अगर X वॉल्यूम लिखा है H2O2 के सैंपल के ऊपर, जैसे 5 मोलर लिखा होता है HCl के बोतल पे, तो आप क्या समझते हैं कि 5 मोल HCl का 1 लीटर सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है। तो अगर 10V लिखा हुआ है H2O2 के बोतल पे, तो आप ये समझेंगे कि H2O2 के 1 ml को अगर लूंगा तो 10 ml ऑक्सीजन बनेगा, लेकिन अगर H2O2 के 1 लीटर में लूंगा तो ऑक्सीजन का 10 लीटर बनेगा। मतलब जो भी H2O2 का
पर यूनिट लिया जाएगा उसका 10 टाइम्स ऑक्सीजन बनने वाला। अगर 10 भी लिखा है, अगर 20 भी लिखा है तो 20 टाइम्स बनने वाला है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मीनिंग क्लियर हो गया माइंड में कि क्या होता है, किस तरीके से करना है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, कि किसी सैंपल पे अगर X वॉल्यूम लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि H2O2 कितना देने वाला है, उसका ऑक्सीजन गैस कितना मिलने वाला है, X वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस HTP पे मिलने वाला है। अब इसका क्या फॉर्मूला निकल के आता है, तो फॉर्मूला भी इसका बस 1 मिनट का फॉर्मूला है, फॉर्मूला निकालना है और इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो अगले पार्ट में मैं करता हूं, ठीक है। तो देखो अब हम लोग जो अपने पास रिएक्शन थी, क्या थी अपने पास, 2H2O2 का एक्वस सॉल्यूशन क्या देता था, डिस्प्रोपोर्शनेट होके 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस। तो अब हमें देखना है कि रिलेशनशिप में निकालने चल रहा हूँ, हेडिंग डाल देता हूं मैं, रिलेशनशिप बिटवीन, हमें तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस करने हैं ना कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ पहले समझा दिया मैंने, अब फॉर्मूला देखो कैसे आता है। रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी और नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। क्या रिलेशनशिप होता है, एक लाइन का रिलेशन होता है। मोलरिटी नॉर्मेलिटी दिया है और वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 में क्या रिलेशनशिप होता है। तो मैं कह रहा हूं पहले, लेट 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन, हमने मान लिया, लेट 1 लीटर के रिस्पेक्ट में मैं डिफाइन कर रहा हूं, लेट 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन हैविंग मोलरिटी कैपिटल M एंड नॉर्मेलिटी कैपिटल N, ठीक है ना। लेट 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन हैविंग मोलरिटी कैपिटल M एंड नॉर्मेलिटी कैपिटल N, ठीक है ना, ये रखा है इसने, इज गिवन। लेट 1 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन मोलरिटी M एंड नॉर्मेलिटी कैपिटल N इज गिवन, ये हमने मान लिया कि ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने वॉल्यूम कितना मान लिया है, 1 लीटर, वॉल्यूम कितना मान लिया, 1 लीटर। मोलरिटी मैंने क्या कह दिया, मोलरिटी हमने कैपिटल M मान लिया, और नॉर्मेलिटी को हमने क्या मान लिया, नॉर्मेलिटी को हमने कैपिटल N मान लिया, ठीक है। तो अगर अब मैं पूछूं, ये रिएक्शन थी अपने पास, 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2। तो अब मैं इस रिएक्शन में पूछूं कि मोल्स ऑफ H2O2 बताओ कितना होगा। अगर मोलरिटी M है और उसका वॉल्यूम 1 लीटर माना हमने वॉल्यूम को, और मोलरिटी कैपिटल M माना है अगर हमने, तो मैं पूछूं व्हाट विल बी द मोल्स ऑफ H2O2। तो मोल्स ऑफ H2O2 क्या लिखोगे, क्या पढ़ा हमने, मोल्स, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ना, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसको क्या मोलरिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। मोलरिटी को तो मैंने कितना माना है, M माना है, और वॉल्यूम मैंने कितना मान लिया इसका, 1 लीटर। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ H2O2 कितना हो गया, M, ठीक है। अब मुझे तो ऑक्सीजन का चाहिए, एसटीपी पे कितना वॉल्यूम आएगा, तो ऑक्सीजन का एसटीपी पे पहले मोल्स मिल जाए और इसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एसटीपी पे वॉल्यूम आ जाएगा। तो मोल्स ऑफ, अगर H2O2 का M मोल्स है तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे, स्टोइचियोमेट्री लगा दो, इसके 2 मोल से ऑक्सीजन के कितने मोल बनते थे, 1 मोल। तो M मोल से इसके कितने मोल बनेंगे, M/2, सही है क्या, देखो 2 मोल से 1 मोल बनेगा तो इसके M मोल से कितने मोल्स बनने वाले हैं, M/2 मोल्स। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, M/2। अगर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर M/2 है तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एचटीपी कितना हो जाएगा, बता सकते हैं क्या, एचटीपी पे कितना वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये हो गया मोल्स इंटू कितना वॉल्यूम, कितना 22.4 लीटर। तो इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, M इंटू 11.2 लीटर। अच्छा, ये जो वॉल्यूम आया, ये जो वॉल्यूम निकल के आया, ये वॉल्यूम कितने से आया, ये क्या 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से निकल के आया। और अभी हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, हमारी डेफिनेशन क्या थी, हमारी डेफिनेशन यही थी कि वॉल्यूम इन लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस एट एचटीपी बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑल H2O2 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर H2O2 के सॉल्यूशन से कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम एचटीपी पे मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एचटीपी पे निकल के आया है, क्या ये 1 लीटर H2O2 से ही निकल के आया है, इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो क्या समझे यहां से, देखो फॉर्मूला सिंपल सा निकल के आया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अगर पूछा जाए तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 किसके बराबर आया हमारे लिए निकल के, M इंटू 11.2। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू का फॉर्मूला क्या हो गया, 11.2 इंटू मोलरिटी। तो ये हमारे लिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो जाता है H2O2 का, समझे क्या। तो देखो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, हर क्वेश्चन में
मोलरिटी तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, H2O2 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा, वहां से क्या निकाल लेंगे, मोलरिटी निकाल लेंगे। और एक बार मुझे मोलरिटी मिल गई तो क्या मैं उस वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बता सकता हूँ कितना आएगा, 11.2 इंटू एम। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है ना, समझ में आए तो बहुत आसान सी चीज है। एक ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कितना निकल के आया, 11.2 इंटू एम। ठीक है, अब इसको नॉर्मेलिटी से भी लिंक करा देता हूं, मैंने नॉर्मेलिटी भी दे दिया था ना नॉर्मेलिटी से। तो नॉर्मेलिटी से कैसे लिंक करोगे, तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी से लिंक करना है हमें। तो n फैक्टर ऑफ H2O2, कल बताया था मैंने ना, H2O2 चाहे ऑक्सीडाइज हो चाहे रिड्यूस हो, इसका n फैक्टर हमेशा कितना आता है, 2 होता है H2O2 का। और हमें पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू n फैक्टर, अभी देखा ही हमने ये चीज। तो यहां से अगर नॉर्मेलिटी की बात करूं तो क्या लिख सकते हो, मोलरिटी इंटू 2। तो इसका मतलब अगर हम लोग मोलरिटी इज इक्वल टू पूछें तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी बाई 2 हो जाएगा H2O2 के लिए। तो H2O2 का अगर मैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछूं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ मैं पूछूं इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी, तो देखो 11.2 इंटू मोलरिटी था, तो मोलरिटी की जगह पे n/2 लिख सकते हो। तो 11.2 इंटू n/2, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 5.6 इंटू n। तो ये नॉर्मेलिटी के टर्म्स में अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है बेटा, एकदम आसान सा टॉपिक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कभी पूछे कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बताओ तो कितना आता है, 11.2 इंटू एम, और जहां पे m क्या होता है, मोलरिटी। या नॉर्मेलिटी के टर्म्स में पूछे तो 5.6 इंटू एन, जहां पे n क्या है, नॉर्मेलिटी। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, है ना। पढ़ते समय देखते समय टफ लगता है, पर ये टॉपिक बहुत सिंपल सा है। मीनिंग क्या होता है, बस इतना ध्यान रखो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम एसटीपी पे बनता है पर ml या पर लीटर ऑफ H2O2 से। ठीक है ना, तो पर ml या पर लीटर ऑफ H2O, ये जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 आया कितना है, 11.2 इंटू मोलरिटी। आप मोलरिटी निकाल लो तो मोलरिटी को बस क्या कर दो, 11.2 में मल्टीप्लाई, तो यहां से मिल जाया करेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस ले लें अब हम लोग। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन इसके ऊपर लेता हूं मैं कि कैसे लगाना है। फॉर्मूला दिमाग में रखिए कि क्या करना है। क्या फॉर्मूला हमने देखा था, फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं मैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का क्या फॉर्मूला आया हमारे पास, 11.2 इंटू मोलरिटी ऑफ H2O2। तो बस इसको ध्यान रखो कि H2O2 की मोलरिटी कितनी है, और इसको क्या करना है, 11.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर मिल जाया करेगा। ठीक है ना, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू 11.2 इंटू मोलरिटी ऑफ H2O2। जैसे आप देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन आता है, 34 ग्राम ऑफ H2O2 is present in 1120 ml, 20 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमसे बोल रहा है दिस सॉल्यूशन इज, और खाली जगह दे रहा है वॉल्यूम। ठीक है, क्या समझे इसका मतलब, देखो 34 ग्राम H2O2 का कितना लेना है, 34 ग्राम कितने में मौजूद है, 1120 ml ऑफ सॉल्यूशन में। दिस सॉल्यूशन इज दिस वॉल्यूम, मतलब उसका कितना वॉल्यूम होगा। जैसे मान लो मोलरिटी होता तो यहाँ पे मोलर पूछ लेता है, तो यहाँ पे अब हमको पता ही है कि सॉल्यूशन को किससे वॉल्यूम के टर्म्स में लिखा हुआ आता है, बताया अभी मैंने, 10 वॉल्यूम 20 वॉल्यूम ऐसे लिखा हुआ आएगा। तो ये बताना है कि कितना होगा, मतलब बेसिकली हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ही निकालना है ना इसका H2O2 का। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या लगा दूंगा मैं, 11.2 इंटू मोलरिटी ऑफ H2O2। तो देखो 11.2 इंटू मोलरिटी ऑफ H2O2 क्या होगा, ऊपर क्या आएगा, मोल्स ऑफ H2O2। तो मोल्स ऑफ H2O2 क्या, 34 ग्राम इसका मास मालूम है क्या, तो ये हो गया वेट ऑफ H2O2। ठीक है ना, और H2O2 का मोलर मास तो निकाल ही सकते हो, 32, और ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या मोलरिटी मिल जाएगी हमको। मोलरिटी क्या होगा बताओ, मास अपॉन मोलर मास। तो 34 अपॉन 34 क्या हो गया, ये मास था और मोलर मास कितना था, 34, मास अपॉन मोलर मास। मोलरिटी निकालना हूं तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ना, तो ऊपर मोल्स आ गया, मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो 1120 ml दिया है ना, तो 1120 को क्या कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, तो किस में हो जाएगा, ये लीटर में हो जाएगा।
तो यहाँ से देखो जरा 11.2 इंटू ऊपर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई इसको 1000 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 1.12 और 1.12 से अगर इसे काटने जाओ तो कितना आ रहा है 10, कितना आ जाएगा 10। तो इस क्वेश्चन का पूछा था कि दिस सॉल्यूशन इज, तो हम लोग क्या आंसर बोलेंगे 10 वॉल्यूम, दिस सॉल्यूशन इज 10 वॉल्यूम। तो ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा इसका कि इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना हो गया हमारे लिए 10 वॉल्यूम हो गया। क्या आसान है कि नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन होता है ये। एक और देखो छोटा सा प्रॉब्लम एक और करते हैं, है ना, इनमें प्रॉब्लम्स ऐसे ही मिलेगा, इससे बड़ा प्रॉब्लम कोई नहीं होते। देखो व्हाट इज द मोलरिटी, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 11.2V, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 11.2V H2O2 सॉल्यूशन। अब मान लो ऑप्शंस भी दे देता हूं मैं, ऑप्शन दिया है 5 मोलर, ऑप्शन बी दिया है 2 मोलर, ऑप्शन सी दिया है 1 मोलर और ऑप्शन डी दिया है 11.2 मोलर। तो देखो बताओ क्या करोगे इसमें। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 11.2V H2O2 सॉल्यूशन, ये AIEEE का ही क्वेश्चन है, ये दोनों AIEEE के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 11.2V H2O2 सॉल्यूशन, तो हमें तो पता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू, क्या पढ़ा है हमने अभी 11.2 इंटू मोलरिटी ऑफ H2O2, ये पढ़ा ना हमने। तो व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 11.2 H2O2 सॉल्यूशन। अच्छा 11.2 भी H2O2 सॉल्यूशन लिखने का मतलब क्या है, ये इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया। H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना हो गया 11.2, बताया ना मैंने, जैसे 11.2 M लिखा होता मतलब वो मोलर होता, तो H2O2 के वॉल्यूम स्ट्रेंथ को V से रिप्रेजेंट करते हो, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ की जगह पे 11.2 रख दो और इधर 11.2 इंटू मोलरिटी ऑफ H2O2 था, तो ये देखो 11.2 से 11.2 कट हो गया, तो आंसर क्या आ गया मोलरिटी ऑफ H2O2 हमसे पूछा है तो कितना आ जाएगा आंसर 1 मोलर। मोलरिटी ऑफ H2O2 कितना आ जाएगा 1 मोलर, तो सी इज द राइट आंसर। खत्म हो गया, कुछ नहीं करना होता। मोलर समझ गए क्या, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 के लिए क्या करना है, एक फॉर्मूला बस ध्यान रखो क्या 11.2 इंटू मोलरिटी ऑफ H2O2, और नॉर्मेलिटी के फॉर्म में बोलेगा तो हमें पता है इसका n फैक्टर 2 होता है, तो n फैक्टर 2 होने की वजह से अगर मोलरिटी इज इक्वल टू पूछेगा तो क्या हो जाएगा नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर, तो यहाँ पे n/2 आएगा, मतलब वो 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी हो जाता है। तो इस तरीके से सवाल आते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से करने वाले, कर सकते हैं ना इस तरीके से। परसेंटेज वॉल्यूम स्ट्रेंथ, एक दो और सवाल मैं लगाता हूँ, ठीक ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का अगले पार्ट में। चलो तो एक और थोड़ा सा अच्छे लेवल का एक और प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा रेडॉक्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा, आपने पढ़ाई है। 20 ml ऑफ H2O2 रिक्वायर्स 20 ml ऑफ H2O2 रिक्वायर 30 ml ऑफ N/12 एसिडिफाइड KMnO4 फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। हमसे बोला है कैलकुलेट मोलरिटी कॉमा नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ठीक है। क्वेश्चन को समझो जरा सा, क्या दिया है 20 ml ऑफ H2O2 रिक्वायर्स 30 ml ऑफ N/12 एसिडिफाइड KMnO4 फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कैलकुलेट मोलरिटी नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो अगर आपने रेडॉक्स चैप्टर पढ़ा है तो उसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ा होगा, इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट। तो अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन मतलब रेडॉक्स टाइट्रेशन यहाँ पे करना है, ऑक्सीडेशन वगैरह करने के लिए बोला है, तो हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा दे। देखो 20 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन रिक्वायर, इसका 20 ml H2O2 सॉल्यूशन का कितना रिक्वायर है 30 ml ऑफ N/12 एसिडिफाइड KMnO4 का, एसिडिफाइड है ना, तो N फैक्टर बदलता है ना KMnO4 का अलग अलग में कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए। तो इक्विवेलेंस बस बराबर कर दो, इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए क्या करना है, इक्विवेलेंस बराबर करना है। रेडॉक्स में पढ़ा है आपने, रेडॉक्स से रिलेटेड है ये। इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 हो जाएगा। कैसा KMnO4, एसिडिफाइड वाला, एसिडिक मीडियम में इसका मतलब। तो अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराना है तो इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ किसके हो जाना चाहिए, KMnO4 का। तो इक्विवेलेंस क्या होता है, इक्विवेलेंस अभी मैंने बताया था, इक्विवेलेंस इज इक्वल टू क्या, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, पढ़ा है हमने, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। ये किसके लिए लिया जाएगा इधर, H2O2 के लिए,
इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता था, नॉर्मेलिटी होता था इक्विवेलेंट अपॉन डिवाइडेड बाई क्या होता था, वॉल्यूम इन लीटर। तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। तो दोनों तरफ का इक्विवेलेंस बस बराबर करना है। तो इधर का इक्विवेलेंट क्या, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ H2O2, और इधर क्या लिखोगे, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ किसका, KMnO4 का। लेकिन KMnO4 का ध्यान रखना है कैसा लेना है, एसिडिक लेना है, एसिडिफाइड में, ठीक है ना। तो क्या इसका नॉर्मेलिटी दिया है क्या H2O2 का, नहीं। नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 हमारे लिए अननोन है, दिया है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया है ना। इसका वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है 20 ml। वॉल्यूम में लीटर में बदलो या ml है तो ml रख देते हैं, तो इधर 20 ml हो गया। और इधर नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 लेना है, तो नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 कितना है, n/12 मतलब 1/12 हो गया। नॉर्मेलिटी ऑफ KMnO4 कितना हो गया, 1/12 ना, n/12 नॉर्मल का मतलब कितना हो गया, 1/12 नॉर्मेलिटी हो गई। 1/12 में इनका मतलब क्या हो गया, 1/12 नॉर्मल सॉल्यूशन है, तो 1/12 नॉर्मेलिटी हो गया। इनटू वॉल्यूम कितना दिया है इसका 30 ml, तो इधर क्या रख देंगे 30, ठीक है क्या। तो ये हो जाएगा N1V1 इज इक्वल टू N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लगा, तो मतलब ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग लगा रहे हैं, इक्विवेलेंस दोनों का बराबर कर दिया है। तो यहाँ से देखो नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 कितना आ जाएगा निकल के, नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 निकल के आ जाएगा आपका, ये 0 से 0 काट लो, तो ये हो जाएगा 3/24 हो रहा है ना, 3/24 हो जाएगा, तो डेट विल बी 1/8 हो जाएगा। तो हमसे क्या क्या पूछा था, हमसे पूछा था मोलरिटी, नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो नॉर्मेलिटी का आंसर मिल गया, नॉर्मेलिटी कितना हो गया 1/8 नॉर्मेलिटी हो गई। तो मोलरिटी ऑफ H2O2 क्या होता है, मोलरिटी, तो मोलरिटी बताया ही था अभी मैंने, है ना, मोलरिटी इंटू n फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर। तो H2O2 का मैंने अभी बताया कि n फैक्टर आपको ध्यान रखना है, तो ये 1/8 है, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/16। तो ये क्या आ गया हमारे लिए, मोलरिटी आ गई। और लास्ट पार्ट क्या पूछा है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होता है, 11.2 इंटू मोलरिटी ऑफ H2O2, ये फॉर्मूला था। या 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी भी लगा लो, एक ही बात है। तो 11.2 इंटू मोलरिटी ऑफ H2O2 कितना है 1/16। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो, तो 11.2 इंटू 1/16 करोगे तो कितना हो जाएगा ये, इसको पहले 5.6 इंटू इसको 1/8 लिख सकते हैं ना, 2 से काट दो तो 5.6, और फिर ये देखो कट जाएगा तो ये 0.7 हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा 0.7 भी लिख देंगे इसको सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है। मोलरिटी को क्या लिख दोगे 1/16 मोलर लिख दोगे, नॉर्मेलिटी को क्या लिख दोगे 1/8 नॉर्मल लिख दोगे, समझे क्या है बात को। तो इस तरीके से आसानी से इसके क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू गिव ये होमवर्क, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के फॉर्म में देता हूँ, ये होमवर्क रहेगा, आप इसको करिए। और परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम, आज टाइम कितना हो गया है, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम मैं अगली क्लास में देता हूँ, है ना। सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 1 घंटे से कम का बनाओ सर थोड़ा, तो 1 घंटा तो लगभग मेरे हिसाब से हो गया होगा। तो परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम आज हो नहीं पाएगा, तो परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम मैं अगली क्लास में आपको स्टार्ट करूंगा, और अगली क्लास में वो खत्म भी हो जाएगा। और फिर उसके बाद परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम के बाद हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग चले जाएंगे वेपर प्रेशर के अंदर सीधे फिर, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूं, व्हाट इज द परसेंट स्ट्रेंथ, व्हाट इज द परसेंट स्ट्रेंथ, ब्रैकेट में दे रहा है कौन सा परसेंट स्ट्रेंथ निकालना है, वेट बाई वॉल्यूम ऑफ 11.2V H2O2, 11.2V H2O2 सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब ऑप्शंस दिया आपको 1.7, ऑप्शन बी दिया है 34, ऑप्शन सी दिया है 3.4, और ऑप्शन डी दे रहा है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको सोच रहा हूँ आप खुद से अटेम्प्ट करिए। हमसे क्या पूछा है, परसेंट स्ट्रेंथ वेट बाई वॉल्यूम, मतलब हमको परसेंट W/V निकालना है, और हमें इंफॉर्मेशन दिया है 11.2V H2O2 सॉल्यूशन। तो 11.2V H2O2 सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा इसका 11.2 हो जाएगा। तो वहां से पहले क्या निकल जाएगी, मोलरिटी, जैसा हमने किया था अभी एक क्वेश्चन में करवाया था मैंने, है ना। तो यहाँ से पहले क्या निकाल लो, मोलरिटी निकाल लो, और मोलरिटी को तो बाद में परसेंट W/V में तो कर ही सकते हो ना कन्वर्ट, मोलरिटी को कर दें क्या सॉल्व, चलो कर ही देता हूँ। देखो आप खुद से अटेम्प्ट करिए तो ज्यादा अच्छा है, मैं कर देता हूँ, आप पहले खुद लगा लीजिएगा फिर आंसर मैच कराइएगा कि आपसे सॉल्व हुआ था कि नहीं। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होता है 11.2 इंटू मोलरिटी ऑफ H2O2,
सिंपल है ना। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ की जगह पे कितना दिया है क्वेश्चन में 11.2 वी लिखने का मतलब क्या है, इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है 11.2 इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलरिटी ऑफ H2O2। तो यहाँ से मोलरिटी कितनी आ गई, मोलरिटी की वैल्यू आ गई हमारे लिए 1। तो मोलरिटी अगर 1 आ गया तो हमको परसेंट स्ट्रेंथ वेट बाई वॉल्यूम ही निकालना है ना। तो परसेंट डब्ल्यू बाई वी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, मोलरिटी और परसेंट डब्ल्यू बाई वी का स्पेशल रिलेशनशिप याद है, नहीं याद है तो फिर से बता देता हूँ क्या होता है। परसेंट वेट बाई वॉल्यूम क्या बताता है, वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो परसेंट डब्ल्यू बाई वी जो होता है ये वेट ऑफ सोल्यूट कितने में बता रहा है 100 ml में। अगर इस चीज को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब परसेंट डब्ल्यू बाई बी मान लो x है आपका, तो इसका मतलब क्या है x ग्राम सोल्यूट का 100 ml में मौजूद है। अगर उस x को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1000 ml में पूछूं तो कितना हो जाएगा 10x। मतलब परसेंट डब्ल्यू बाई बी तो 100 ml में बता रहा था, लेकिन 10 इंटू परसेंट डब्ल्यू बाई बी अब किस में बताएगा 1000 ml में। तो 1000 ml में सोल्यूट का मास मिल गया। अब इसको क्या कर दो, मोलर मास ऑफ सोल्यूट से डिवाइड कर दो, तो क्या हमें मिल जाएगा इसका मोलरिटी। तो बस वैल्यूज को डाल दो, मोलरिटी कितनी दिया था 1 इंटू 10 इंटू परसेंट डब्ल्यू बाई वी हमारे लिए क्या है अननोन है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमारे लिए सोल्यूट क्या है यहाँ पे H2O2 ही है, पूरा उसी का सॉल्यूशन है ना। तो सोल्यूट भी वही है, तो कितना हो जाएगा 34। तो यहाँ से अगर परसेंट डब्ल्यू बाई वी की वैल्यू पूछ ली जाए तो क्या हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 10, और 34 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3.4। तो आंसर विल बी 3.4। ठीक है, क्या समझ गए हम लोग ये। तो ये आसान से क्वेश्चंस हैं, है ना, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है ना। कंसंट्रेशन कभी भी आपको, ये हमने देखा कैसे फॉर्मूला निकालना है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ में कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का बस मीनिंग क्लियर होना चाहिए। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से प्रोड्यूस होता है, या 1 ml से कितने ml प्रोड्यूस होता है, मतलब पर यूनिट में होना चाहिए बेसिकली। लीटर लोगे तो ये भी लीटर, ml लोगे तो ये भी ml। तो बस यही हो जाता है ना। ये डरावना लगता है देखिए, पर होता बहुत सिंपल सा पार्ट है, समझा दिया मैंने कैसे करना है। ठीक है, और फॉर्मूला बस ये ध्यान रखो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2 इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलरिटी। मोलरिटी तो आप कैसे भी पता कर ही लेंगे उसका, है ना। और बस इस फॉर्मूले को अप्लाई करके नॉर्मेलिटी के फॉर्म में देखोगे तो ये हो जाता है। अप्लाई करके आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जो परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम वाला पार्ट है उसको मैं कल की क्लास में लेता हूँ, ठीक ना, क्योंकि परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम हो नहीं पाएगा, तो दैट विल बी डिस्कस इन द टुमारोज क्लास। ओके, थैंक यू। यहाँ तक आप रिवाइज करो और सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से अटेम्प्ट करो। थैंक यू सो मच।